65 टू 70 kmpl तक का माइलेज, जीरो मेंटेनेंस और 85 टू 90,000 के बीच की ये जो बाइक है ये है अपनी होंडा की शाइन 100DX। और जो लोग ये बोलते हैं कि जो हीरो स्प्लेंडर है वो कम्यूटर सीरीज की किंग है, तो आज मैं इस वीडियो में मैं उन लोगों को गलत साबित करने वाला हूं, क्योंकि ये जो बाइक है ये कम्यूटर सीरीज की किंग है। क्यों है, क्या है, कैसी क्या चीजें मिलती है, क्या क्या फीचर्स है, एंड ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं विद दी हीरो होंडा स्प्लेंडर जो अपने आते हैं, हीरो की जो स्प्लेंडर आती है उससे भी। फीचर वाइज, चलाने वाइज कैसे क्या चीज़, उसके बारे में हर एक चीज़ एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट वर्डिक्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से यहाँ पे बात करते हैं। देखो, कम्यूटर सीरीज की बाइक का मतलब ये है कि एकदम बिना कोई ताम झाम, एकदम जीरो मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज और कम प्राइस में। तो यहाँ पे आपको होंडा का सबसे पहले यहाँ पे आपको जो स्टिकर है वो मिल जाता है। हैलोजन में सारा आपको यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली है, हेडलाइट, इंडिकेटर, टेल लाइट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैलोजन में मिलने वाली है। स्प्लेंडर में आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलती है। मेरे हिसाब से अगर आप एक कम्यूटर सीरीज़ की गाड़ी ले रहे हो जो 100 या फिर 125, चलो 125 सीसी में मैं एक बार में मान भी लूँ, बट 100 सीसी में अगर आप, या 110 सीसी में अगर आप एलईडी हेडलाइट्स वगैरह दे रहे हो या फिर उस टाइप के आप फीचर्स दे रहे हो, फीचर्स देना अच्छी बात ही, जब आप पैसे पे करते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, बट उसका मैं आपको डिमेरिट भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें आपको एलईडी जो बल्ब है वो नहीं मिलती, यहाँ पे आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब मिलती है। ये बल्ब फ्यूज़ हुई, आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो, बट अगर आपके स्प्लेंडर में आपकी हेडलाइट फ्यूज़ हुई या हेडलाइट ख़राब हुई, आपको पूरा वो कंप्लीट यूनिट चेंज कराना पड़ जाएगा। वो यूनिट आपके इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट वहाँ पे मिलने वाली है। तो वो एक चीज़ है जो कि लोगों को जनरली यहाँ पे समझ में नहीं आती है, क्योंकि देखो कम्यूटर बाइक वही लोग लेते हैं जिनको मतलब तीन चीज़ जिनकी फुलफिल होनी चाहिए। माइलेज अच्छा मिलना चाहिए, मेंटेनेंस कम आनी चाहिए, और एक अच्छा रिलायबल होना चाहिए कि कहीं पे भी निकल जाए, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं हो। अगर कहीं आदमी फंस भी जाए इस गाड़ी को लेके तो आराम से वहाँ पे कोई भी मैकेनिक इसको अच्छे तरीके से बना दे। बट यहाँ पे जिस हिसाब से चीज़ें निकल रही हैं बाइक्स में, नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे ऐड ऑन हो रहे हैं, तो मैकेनिक भी आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब दूर हटते हैं कि भाई मुझे ये बाइक पे हाथ नहीं लगाना है। तो इसलिए अगर मैं आपको बोलूँ तो कम्यूटर सीरीज़ के बाइक में जितना कम इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी कम सारी चीज़ें तामझाम होगी ना, उतना वो बाइक ज़्यादा रिलायबल बनती है। अगर मैं यही कंपेयर करूँ इससे अपने नॉर्मल बाइक्स में, जैसे अपनी 250 हम चलाते हैं या फिर मेरे पास क्लासिक 350 है, तो क्लासिक 350 लेने के बाद मैं अगर इस बाइक को चला रहा हूँ तो हाँ, फील में कम्प्लीटली यहाँ पे डिफरेंस है। बट यहाँ पे ये बाइक ज़्यादा रिलायबिलिटी के मामले में यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि इस बाइक को मैं कहीं पे बिना किसी टेंशन के मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। बट उस बाइक को डालने के लिए, क्लासिक 350 को डालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, बहुत सारे लोग ये मुझे ये बोलेंगे भाई तो तू वो बाइक क्यों लिया, यही ले लेता। शौक की बात होती है भाई, और कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, एकदम पतला सा यहाँ पे जो अपना रॉड है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। कोई यहाँ पे बहुत हैवी सस्पेंशन नहीं है, बट हाँ, सस्पेंशन वाइज ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं स्प्लेंडर से यहाँ पे कंपेयर करूँ तो स्प्लेंडर के हिसाब से यहाँ पे सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लगा, क्योंकि इसका जो रियर शॉक एब्जॉर्बर्स है उसको भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, कुछ तो 6 स्टेप या फिर 8 स्टेप आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 275/17 जो अपनी टायर साइज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो कि अपने एमआरएफ की तरफ से आती है। और अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो काफ़ी पतली टायर है। बाकी यहाँ पे अगर साइड के बारे में बात करें तो साइड में आप ये बाइक का कंप्लीट एक लुक के यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मेरी हेलमेट वहाँ पे रखी हुई है। बाकी यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स है ये 2026 में अभी नया यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेटर हो सकता था वो ये है, होंडा का जो लोगो है, अगर यहाँ पे ये 3D वाला लोगो दे देते तो अच्छा होता है। ये स्टिकर यहाँ पे दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक प्रीमियमनेस को और थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देता। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो शाइन 100DX जो है वो अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इंजन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 100 सीसी की यहाँ पे आपको इंजन मिल जाती है, कुछ तो 8 bhp की पावर यहाँ पे आपको मिल जाती है। पावर वाइज यहाँ पे बाइक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्प्लेंडर से अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करें तो पावर थोड़ी सी यहाँ पे आपको कम लग सकती है 0.5 या 0.4 से, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करने वाला है, क्योंकि दोनों ही 100 सीसी की कैटेगरी में गाड़ी में आती है। हीरो की अगर मैं बात करूं, पहले के टाइम में स्प्लेंडर बहुत ही एक रिलायबल गाड़ी मानी जाती थी, बट अभी के टाइम पे जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है, जैसे जैसे चीज़ें वहाँ पे ऐड ऑन हुई है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड ऑन हुए, मेरे हिसाब से दिस वन इज़ द मोस्ट रिलायबल बाइक अंडर दिस कम्यूटर सीरीज सेगमेंट। तो इसका ये किंग है और माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैंने ऑलरेडी इस बाइक का एक माइलेज टेस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो कैमरा है और जो माइक है, मतलब मेरी जो वॉइस है, वो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे धोखा दे दिया, तो उस वजह से ये उसका वीडियो मैं नहीं दे पाऊँगा। बट हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 260 मैंने इस बाइक को 258.2 किलोमीटर जो है वो मैंने चलाया था। अभी भी 2 जो यहाँ पे कांटे वो यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो ये पूरा जो यहाँ पे माइलेज है वो इसने 1 सेकेंड,
पूरा जो यहाँ पे माइलेज है 64.9 यानी 65 टू 66 kmph तक का माइलेज इस गाड़ी ने निकाल के दिया है। और इस बाइक को मैंने बहुत ऐसे रफ एंड टफ तरीके से यूज़ किया, थोड़ा स्पीड भगाया, थोड़ा ऑफ रोडिंग की, मतलब ऑफ रोडिंग थोड़ा ऊपर खबर पैच पे चलाया, नॉर्मल रोड पे चलाई। तो ये पूरा जो आपको कंप्लीट माइलेज है वो यहाँ पे आपको 65 kmph तक का जो माइलेज है वो ये गाड़ी जो है आपको निकाल के यहाँ पे दे देगी। तो माइलेज के हिसाब से यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी इंजन की रिलायबिलिटी भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। होंडा का गाड़ी है तो भाई उसमें भी आपको कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से अगर आप वहाँ पे फीचर्स उतने नहीं दे रहे हो, बट यहाँ पे अगर आप एक ब्रेकिंग के हिसाब से अगर आप डिस्क ब्रेक यहाँ पे दे दोगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा एक जो आउटकम है वो निकाल के देगा एज अ ब्रेकिंग सेंस में अगर मैं बात करूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे इसके जो ब्रेक्स है यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। ड्रम ब्रेक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, डिसेंट परफॉर्म करते हैं, नॉट दैट मच मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ब्रेक्स यहाँ पे आपको नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आप दोनों ब्रेक्स को एकदम मतलब मिला के अगर मारोगे तो हाँ हो सकता है आपको ब्रेकिंग अच्छी मिल जाए, बट ऐसे नॉर्मली बहुत डिसेंट ब्रेकिंग है। तो ब्रेकिंग यहाँ पे और इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी रियर साइड से हम बात करें, रियर साइड में आपको ऐसा कंप्लीट आपको हेलोजन जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है। साइलेंसर की अगर मैं बात करूँ, आप देख लो भाई इतनी ज़्यादा पतला यहाँ पे एकदम मतलब एक उंगली का, मैं छू नहीं सकता हूँ, बहुत गर्म है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई कितना ज़्यादा पतला साइलेंसर, एकदम छोटा सा यहाँ पे छेद है अपनी धुआं को निकालने के लिए, वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयरिंग विद दी स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर के हिसाब से दोनों इक्वल है, मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं पता चला। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि स्प्लेंडर की ज़्यादा अच्छी है या फिर अपनी शाइन की ज़्यादा अच्छी है, दोनों का डिसेंट है। बाकी यहाँ पे 10 लीटर का जो अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें आपको आराम से, मैंने आपको माइलेज बता ही दी। एंड अगर मैं आपको बताऊँ ना तो अभी इतने फ्यूल कम में भी इसका जो रेंज है देख लो आप, 269 जो मतलब किलोमीटर तक का जो रेंज है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि भाई इसका जो माइलेज है वो माइलेज किंग हम इसे यहाँ पे बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे मुझे याद है प्लैटिना जब आती थी 75-80 किलोमीटर तक का माइलेज वो देती थी, तो वो चीज़ वहाँ पे उस बाइक का एक यूएसपी बन चुका था। यहाँ पे इस बाइक का यूएसपी यही कि भाई मेंटेनेंस का में रिलायबिलिटी अच्छी है, आपको यहाँ पे माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है। इंजन वगैरह का मतलब देखो रिफाइंड इंजन है, लेकिन जब आप इस बाइक को हाई स्पीड पे लेके जाओगे, 4 स्पीड ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिलती है, बट आप जब इस बाइक को हाई स्पीड पे लेके जाओगे, जैसे अगर 50-60 जैसी ये क्रॉस करती है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रगल करने लगती है स्पीड को गेन करने में, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा वाइब्रेशंस वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो एक पार्ट है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपको जो हैंडल बार है, ये नॉर्मल अपना हैंडल बार यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको हॉर्न, सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे मिलती है, डिसेंट सी हॉर्न है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको पास लाइट के लिए कोई स्विच नहीं मिलती है, हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे इस जगह पे ये पास लाइट वाली स्विच देनी चाहिए थी। ये बस नॉर्मल हाई बीम और लो बीम वाला स्विच है जो कि आप पास लाइट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है, कोई भी एकदम मतलब अगर मैं आपको चलो इसका मैं आपको जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। साइलेंस स्टार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके जो एग्जॉस्ट नोट है उसमें ही आपको रिफाइनमेंट की जो आवाज़ है वो निकल के आती है, मतलब आप जब ऐसा एक्सेलेरेटर घुमाते हो रिफाइनमेंट ऐसे चिल्लाती है भाई ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको कंप्लीट नेगेटिव जो डिस्प्ले है वाली जो स्पीडोमीटर कंसोल है वो मिल जाती है, कंप्लीट डिजिटल वाली स्पीडोमीटर कंसोल है। यहाँ पे आपको ट्रिप भी, यहाँ पे आपको किलोमीटर पर लीटर वाला जो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। 269 किलोमीटर का यहाँ पे आपको रेंज मिल जाता है। एंड मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत एक डिसेंट पैकेज है। अगर आप मतलब एक कम्यूटर सीरीज़ की बाइक देख रहे हो तो वहाँ पे बहुत डिसेंट फीचर्स है, और ये सारे फीचर्स मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। स्प्लेंडर में देखोगे भाई तरह तरह के वहाँ पे फीचर्स वहाँ पे उन्होंने दे रखे हैं, बस प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे जब आप उसका मतलब जो एक मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो वहाँ पे वो मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। तो इस चीज़ का बहुत लोगों को ध्यान नहीं होता है। एकदम हल्की सी बाइक है भाई, वो कुछ तो 103 या फिर 108 किलो का जो ग्राम का जो अपना बाइक है वो यहाँ पे मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है, सीट भी काफ़ी लंबी है, तो आराम से लोग बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो थोड़े मोटे लोग हैं वो भी आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हैंडलिंग में भी गाड़ी के कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगेगा। आप देखो ऑब्वियसली यहाँ पे इस बाइक को आप ज़्यादा भगा नहीं सकते हो, नॉर्मली आप चलोगे, नॉर्मल स्पीड पे आप चलोगे, बाइक अच्छे से कंट्रोल में रहेगी। अब आप लेके पूरे एकदम घींचे हो, रेस लगाने पे तुले हो, तो भाई ये सब बाइक्स उसके लिए नहीं होती है, जो कि बहुत लोगों को ये भी चीज़ समझ में नहीं आता है। जो कि यंग राइडर्स जो होते हैं वो इसी बाइक को लेके ट्रिपलिंग पे बैठा के मतलब 3 बैठा लेंगे एनएम पूरा ऐसे बाइक चलाते हैं। भाई मत किया करो, गिरोगे अपने तो जाओगे, साथ में जो 2 लोग बैठा रखे उनको भी लेके जाओगे और बाइक तो जाएगी ही जाएगी। भाई जितने प्यार से मशीन को रखोगे उतना
ज़्यादा टाइम तक आपके साथ यहाँ पे चलने वाली है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एक फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि क्या आपको ये वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर अगर आपको रिफाइनमेंट अच्छा चाहिए, मेंटेनेंस कम, एकदम ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस चाहिए, यहाँ पे आपको माइलेज अच्छी चाहिए, यहाँ पे आपको होंडा जैसा ट्रस्ट चाहिए, एक नेटवर्क अच्छा चाहिए और एक कंप्लीट डिसेंट आपको एक पैकेज चाहिए, फीचर्स वाइज हो गए या फिर सारी जो चीज़ें चार गाड़ी को चलाने, ब्रेकिंग वगैरह को, तो 100% आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट recommended bike from my side as in 100cc की in 100cc कैटेगरी। सो यस, बाकी वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना डेली रील्स डेली अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचमोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।